हेलो दोस्तों, मैं हूं ललित। एग्जाम फंडा में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस की सीरीज में अभी तक हम 4 साल के पेपर कर चुके हैं, 1991, 2, 3, 4। अब 1995 का हम पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। यूपीपीसीएस डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको ऐसा लगे कि नहीं पूछता, पर वो ऑप्शंस में जरूर डालता है क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेश्चंस जो नए आपको लगते हैं कि बहुत नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर देखा देखा सा ही क्वेश्चन लग रहा है, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली होता क्या है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फंसाया होता है आयोग ने। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, 1995 पे हम पहुँच गए हैं। आज हम 1995 का पेपर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ लोकेटेड इन इंडिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं, उसकी अलग-अलग साइट्स भी हैं। हड़प्पन साइट सबसे पहली साइट थी हड़प्पा की, जो हमें मिली थी। और इसके अलावा हड़प्पा जो मिली थी वो पाकिस्तान में थी, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, लोथल ये गुजरात में है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि देखो, आपको अगर क्वेश्चंस भी अगर ऐसा लगता है क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है यार प्रीवियस ईयर का क्या फ़ायदा करने का, पर आपको इतना तो पता चलेगा कि आप अगर जब पढ़ रहे हैं, तो आपको थीम पता चलेगी किसी भी एग्ज़ाम की। थीम अगर आपको पता चल जाए, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। वैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको थीम बताएँगे। जैसे इस क्वेश्चन को देख के मुझे पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो साइट्स पूछता है। और कौन सी साइट इंडिया में है, कौन सी इंडिया के बाहर है, अगर मैं ये करता रहूंगा साथ में पढ़ते पढ़ते, तो मेरे को पता चलता रहेगा कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ले जाऊंगा। तो लोथल गुजरात में। तो एक्सकवेशन ऑफ लोथल का कब हुआ? 1954 में हुआ। ठीक है। और ये नदी याद रखिएगा, ये बहुत बार नदी भी पूछी गई है। लोथल जो है किस नदी पर सिचुएटेड है? तो बोहगवा पर है। और ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के। बेसिकली नदी जो है, अहमदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसी नदी पे सिचुएटेड है। ये लोथल साइड नहीं है अहमदाबाद में, ये नदी जो है अहमदाबाद से होके जाती है। अदर जो मेजर रिमेन्स फाउंड फ्रॉम हेयर इंक्लूड्स द क्रीमेशन ऑफ ड्यूअल डेड बॉडीज, मतलब एक साथ दो डेड बॉडीज का क्रीमेशन के अवशेष हमें यहाँ मिलते हैं। इस तरीके से बहुत सारी बातें पता चलती हैं लोथल के बारे में। ये ट्रेड पोर्ट भी था, यहाँ से बेसिकली ट्रेड हुआ करता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? ऋग्वेद आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट वेद है, और लगभग 1000 बीसीई में ये जो है स्टार्ट हुआ था। बेसिकली लिखा नहीं जाता था, पर हाँ बोला जाता था, बोल के ट्रांसफर होता था एक जगह से दूसरी जगह। इसमें आपने पढ़ा होगा कि 1028 हिम्स हैं। ठीक है, हिम्स की फॉर्म में बहुत पॉपुलर है। इसमें 10 मंडल हैं। इसका तीसरा मंडल विशिष्ट ऋषि ने लिखा है। बहुत सारी बातें हैं जो ऋग्वेद में आपको देखने को मिलती है। नौवां मंडल जो है इसका सोम रस के लिए बहुत फेमस है। इस तरीके से तो हमको थीम पता चलती जाएगी कि यार वो क्या पूछ रहा है, वो वैदिक से क्या पूछ सकता है, वो हमसे लिटरेरी सोर्सेज पूछ सकता है वैदिक सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए चारों वेदों के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, संहिता, ब्राह्मणा, जरइंका, उपनिषद, इस तरीके से। अगला है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड एंड स्टडीड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी? अब देखो, ट्रेवलर्स पूछा उसने। आगे भी आप देखेंगे पेपर में कि ट्रेवलर ये ह्विनसांग, फायान, इनके बारे में पूछता ही पूछता है। ये थीम एग्जैक्टली आपको पता चलेगी हर क्वेश्चन से। क्वेश्चन को केवल रटने के पर्पज से ना देखकर, हम क्वेश्चन को इस पर्पज से भी अगर देखेंगे कि उसकी थीम क्या है, मेन थीम क्या है क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर करना। तो क्वेश्चन कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग विजिटेड एंड स्टडीड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी? कौन थे जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करी और स्टडी भी करी? तो ह्विनसांग ने जो है पढ़ाई करी, स्टडी करी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होगा कि कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने। और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो ह्विनसांग आए थे, ये चाइनीज ट्रेवलर थे। ये हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे। सो थ्रो ह्विनसांग वाज दो ह्विनसांग वाज कंटेम्पररी टू द चाइनीज रूलर ताई सुंग। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि किसके कंटेम्पररी थे, मतलब इनके समय कौन सा राजा था? तो ताई सुंग राजा था। बट ही विजिटेड इंडिया ऑन द इंडिविजुअल स्टेटस, मतलब इन्हें राजा ने नहीं भेजा था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आयोग ने पूछा था, आगे आप पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा ट्रेवलर है जिसको राजा ने भेजा था? तो ह्विनसांग को राजा ने नहीं भेजा था, खुद से आए थे। ही केम टू इंडिया थ्रू द सिल्क रूट अबाउट 630 एडी ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रीन। तो हर्षवर्धन के समय ये भारत में आए थे, और ये 15 साल तक भारत में रहे। इन्होंने जो है नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया के पार्ट्स में भी जो है भ्रमण किया था, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इनका जो ट्रेवलॉग था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इनका जो ट्रेवलॉग था उसका नाम था सीयूकी। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से पढ़िए। आप सच लिटरली बता रहा हूँ,
मेरे साथ भी होता है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी तरीके से पढ़ता हूँ, उनकी थीम बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 75 से लेके 80 क्वेश्चंस यही थीम से पीवाईक्यू के क्वेश्चन से मिलेंगे। अगर आप 80 से 85 क्वेश्चन ये सही कर देते हैं ना, तो आप 100% पीवाईक्यू की जो सीढ़ी है उसको पार कर देंगे, खत्म। आपने अगर क्रॉस कर दिया 85 पीवाईक्यू से ही, बाकी का बचा हुआ करंट अफेयर है, वो आपको 30 क्वेश्चन देके जाएगा, हो गया सिलेक्शन, सिंपल यही फंडा है। तो इन्होंने कंपोज करा था ट्रेवलॉग जिसका नाम था सीयू की, और किसके कहने पे किया था? राजा के कहने पे। हालांकि आए नहीं थे राजा के कहने पर राजा के कहने पर इन्होंने ट्रेवलॉग लिखा था, मतलब अपनी सारी बातें लिखी थी, क्या देखा इन्होंने इंडिया में, क्या था क्या नहीं था। आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ हर्षा इज कंटेन्ड इन द बुक ऑफ, किसकी किताब में हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है? तो जैसे हरिसेन, कल्हान, कालिदास या नन ऑफ द अबव। देखो, हम हर्षचरिता के बारे में बात करते हैं, राजतरंगिणी के जो है हर्षचरिता के बारे में बात करते हैं जिसको बाण भट्ट ने लिखा था, ठीक है? उससे हमें पता चलता है हर्षवर्धन के बारे में। पर इसके अलावा भी कल्हान की जो राजतरंगिणी थी, उससे भी हमको किसके बारे में पता चलता है? हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। और कल्हान की राजतरंगिणी के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, कश्मीर की बात इसमें बहुत हुई है। तो जो कश्मीर फाइल मूवी आई थी उसमें भी इसके बाद बहुत जिक्र किया गया था। तो कल्हान जिन्होंने लिखी थी राजतरंगिणी, उसमें हमें पता चलता है किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। ये बहुत ही प्रीवियस ईयर का फायदा हमको पता चलता है। कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, ये किसने बनवाया था? तो राजा नरसिम्हदेव वन, याद रखने ना आंसर, सीधे सीधे रट लो। कोणार्क टेम्पल जो है ईस्ट गंगा डायनेस्टी के राजा थे, ही वॉज द किंग ऑफ ईस्ट गंगा डायनेस्टी। ईस्ट गंगा डायनेस्टी के राजा थे राजा नरसिम्हदेव वर्मन फर्स्ट। इन्होंने जो है क्या करा था? सन टेम्पल बनवाया था, कोणार्क का सन टेम्पल, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक। अरे इधर से निकल जा, काट देंगे हम। इसलिए इधर डिस्टर्बेंस लगता है, अब तू आएगी जाएगी बार बार यही होगा। नहीं तो मैं रुक जाऊंगा, चलो तो कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अंकोर वट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन, ये इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर एक टेम्पल है, कंबोडिया में। ये टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? तो कंबोडिया में लोकेटेड है। ये मेरे को सीधे सीधे इसलिए याद है क्योंकि ये 3 से 4 बार पीछे भी आ चुका है, मतलब पहले भी आया है, आगे भी आया है, बहुत बार आएगा। कंबोडिया में है। अच्छा, यहाँ याद रखने वाली क्या बात है? ये विष्णु जी का टेम्पल है ये, ठीक है? एक तो बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि दिस इज द टेम्पल ऑफ विष्णु। विष्णु टेम्पल ऑफ अंकोर वट इज लोकेटेड इन कंबोडिया। द आर्कियोलॉजिकल डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ दिस टेम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी केयर कर रहा है। इंडिया के बाहर है हालांकि ये, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। और ये बनाया कब गया था? 12th सेंचुरी में बनाया था इसे। इसने बनाया था, सूर्यवर्मन सेकंड राजा थे, उन्होंने इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल फीचर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा, कहते हैं ना ये आज है, कल है और हमेशा रहेगा। वो ये है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन से हमसे पूछता है कि उसका क्या बहुत फेमस है। तो भाई विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फेमस था चोला का। तो ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फेमस थी चोला की, और वही पूछी जाती है क्वेश्चन में भी, तो रट लेनी है एज इट इज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? देखो, बहुत बड़ी रामकथा दे रखी है कि चोला डायनेस्टी जो है बहुत फेमस था अपने लोकल और विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें बहुत कुछ हमें पता चलता है, ठीक है? कि जो बेसिकली वहां पर क्या था, ये याद करना देगा। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस कॉल्ड उर, सभा और महासभा। मतलब उर सभा, सभा को ही महासभा भी कहते थे, और नगरम, 3 तरह के विलेज हुआ करते थे। उर, सभा, सभा को ही महासभा कहा करते थे, और नगरम, ठीक है? द वर्किंग कमेटी ऑफ उर वाज नोन एज अलुंगनम। जो वर्किंग कमेटी थी उर की, उसको अलुंगनम कहते थे। सभा महासभा जो है वो अग्रहार विलेज से रिलेटेड था, इस तरीके से। अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखना कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है कि भाई विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इनका पीक लेवल का था? तो हमें पता चलता है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से। ये उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था? ये जो परांतक वन, ये चोला डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। परांतक वन इन्होंने लिखवाया था, ठीक है? तो वहां से हमें पता चलता है ना? मजा आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन की थीम को पकड़ के रखो और उसके इर्द गिर्द सब कुछ तैयार कर लो, जाएगा ही नहीं क्वेश्चन बाहर। बहुत लोग बहुत कहानियां बनाते रहते हैं, उन कहानियों पे ध्यान मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सेलिब्रिटी इन द लॉ इन मेडिवल इंडिया। मतलब लॉ के बारे में मेडिवल इंडिया में, मतलब मॉडर्न मेडिवल वाली इसकी हिस्ट्री की बात कर रहा है। मतलब मेडिवल हिस्ट्री के समय एक ऐसे
विद्वान जिन्होंने कानून के ऊपर कुछ लिखा हो, वो कौन थे? तो अ, विजनेश्वर थे क्या? विघ्नेश्वर या हेमद्री या राजशेखर या जिमुतवाहा, ये थे क्या? तो इसका आंसर रट लो सीधे-सीधे। विजनेश्वर थे, ही वाज़ विघ्नेश्वर, नॉट विजनेश्वर, ही वाज़ विघ्नेश्वर, ठीक है? तो विघ्नेश्वर थे, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं विघ्नेश्वर के बारे में। विघ्नेश्वर वाज़ रिकॉग्नाइज्ड एज़ द जूरिस्ट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ही रोट अ कमेंट ऑन द यज्ञवल्क्य स्मृति नेम्ड एज़ मित्रक्ष मित्रक्षरा। इन्होंने इसके ऊपर एक कमेंट्री लिखी है, किसके ऊपर? यज्ञवल्क्य के ऊपर एक कमेंट्री लिखी है, जिसको हम मिताक्षरा कहते हैं, मिताक्षरा, नेम्ड एज़ मिताक्षरा, व्हिच इज़ आल्सो रिगार्डेड एज़ द बुक ऑन हिंदू सोशल लॉज़। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, वो लड़ाई जिसने मुस्लिम पावर को स्थापित कर दिया भारत में, वो थी हमारी तराई की लड़ाई, बैटल ऑफ तराई, सेकंड तराई की लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुई थी। तो सेकंड बैटल ऑफ तराई, पहली में तो हार गया था मोहम्मद गौरी, और दूसरी में वो जीत गया था, और कब हुई थी? 1192 एडी में। इस तरीके से सीधे सीधे याद कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? आमिर खुसरो वॉज कोर्ट पोएट ऑफ, आमिर खुसरो किसके दरबार में था? ठीक है, सो ही इज इन मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और हुमायूं। देखो, आमिर खुसरो एक ऐसा राजा था जिसने, ऐसा पोएट था जिसने 7 से 8 राजाओं का टेन्योर देखा था, ठीक है, पर मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं देख पाया था, उससे पहले ही खत्म हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है, ठीक है। बाद के तो फिर ये बाद के हैं, शेर शाह सूरी और ये सब, तो हुमायूं बाद के हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक का देख नहीं पाया था, उससे पहले ही खत्म हो गया था अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आमिर खुसरो वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है जो आयोग पूछता ही पूछता है। आपको आमिर खुसरो के बारे में बहुत कुछ, जितना भी पता चल जाए ना, सब जो आप याद रख सकते हैं रखिएगा, क्योंकि आमिर खुसरो के बारे में पूछता है। आमिर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ही डाइड इन 1135 एडी, 1135 एडी में इनकी मृत्यु हो गई थी आमिर खुसरो की। और किसके समय हुई थी? ड्यूरिंग द रूल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के समय। तो मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का तो देख ही नहीं पाया ना। खुसरो इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज वॉइस ऑफ इंडिया, इसको वॉइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, पैरट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तूतीए हिंद कहा जाता है, इनको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है मोहम्मद आमिर खुसरो को। इसके साथ साथ फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। ये जितनी बातें सब याद रख लो। पहली बात क्या, कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। दूसरी बात क्या, गयासुद्दीन तुगलक के समय मृत्यु हुई आमिर खुसरो की। तीसरी बात क्या, फादर ऑफ कवाली कहते हैं। चौथी बात, तूतीए हिंद कहते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया कहते हैं। खड़ी बोली की शुरुआत जिसने करी वो यही थे। गजल की शुरुआत जिसने करी, इंट्रोड्यूस गजल स्टाइल ऑफ सॉन्ग किसने इंट्रोड्यूस किया? आमिर खुसरो ने किया। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, जैसे कि किरण उस सदेन, नुहो ए सिफिर, काजियान उल फुतुह, तुगलकनामा, अफजल उद फाविद और हस्ता बेहिस्त। ये ऐसे ऐसे हैं, नाम अजीब से हैं पर याद तो करने पड़ेंगे। किरण उस सदेन, नुहो ए सिफिर, अजैन उल फुतुह, तुगलकनामा अच्छा सा है, वो तो याद ही हो जाएगा। अफजल उल फवेद और हस्ता बेहिस्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बहामी किंगडम इन डेक्कन? तो बहामी किंगडम की स्थापना करने वाला कौन था आदमी? हसन गंगू, याद तो करा होगा ना। हसन गंगू जो था, हसन पर आयोग चालाक है, इसका नाम पूरा जो है ना हसन गंगू बहामी है, तो आयोग दे देगा तो हमारा तो काम हो ही जाएगा, पर देगा नहीं आयोग, हसन गंगू तक ही देके छोड़ देगा। हसन गंगू, तो हसन गंगू बहामी वाज द फाउंडर ऑफ बहामी किंगडम। ही वाज अ टर्किस, याद रखना ये टर्किस ऑफिसर था, कहाँ का? देवगिरी का। और 1347 एडी में इसने स्थापना करी बहामी किंगडम की। इसका जो किंगडम है वो फैला हुआ था अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है। इंक्लूडेड द होल डेक्कन अप टू द रिवर कृष्णा, मतलब पूरा ऐसे करके कृष्णा रिवर तक जो है, ये पूरा रीजन जो है फैला हुआ था, बहामी किंगडम में आता था, ठीक है। ये कृष्णा रिवर है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये पूरा बहामी किंगडम था। और इसकी कैपिटल जो थी वो क्या थी? गुलबर्गा इसकी कैपिटल थी। दो कैपिटल बनी, एक तो गुलबर्गा बनी 1347 से लेके 1425 तक, एक बिदर बनी 1425 से 1527 तक, ठीक है। तो गुलबर्गा बिदर दो कैपिटल थी। अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल तक पूरी तरीके से फैला हुआ था, कृष्णा रिवर से ऊपर तक, ठीक है? आगे, मीराबाई वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ, तो देखो ये क्वेश्चन ना गलत है,
मतलब मीराबाई किसके कंटेम्प्ररी थी? नहीं, मीराबाई किसके कंटेम्प्ररी नहीं थी? कि ये इसका होना चाहिए था। तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक या रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें सबके कंटेम्प्ररी थी। ही वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ तुलसीदास भी थी, गुरु नानक भी थी, चैतन्य महाप्रभु भी थे। तो रामकृष्ण परमहंस के कंटेम्प्ररी ये नहीं थी। आप टाइमलाइन गूगल करिएगा, फट से सबके पास फ़ोन है। तुलसीदास का देखिएगा, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। चैतन्य महाप्रभु की देखिएगा, गुरु नानक की देखिएगा, सबके कंटेम्प्ररी ये थी मीराबाई। ही वॉज नॉट द कंटेम्प्ररी ऑफ रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड विद द ऑनर ऑफ जारी कलम बाय किंग अकबर? अकबर जो था उसने किसी एक अपने कोर्ट पोएट को, अपने दरबारी को एक टाइटल दिया था, जारी कलम। किसको दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद हुसैन को ये टाइटल दिया था। सीधे सीधे इसका आंसर याद रख लेना, ऐसा याद रखना, जारी, जारी कलम। जारी कलम का टाइटल किसको मिला? तो जारी कलम का टाइटल मिला मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को टाइटल मिला जारी कलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हिंदू किंगडम हैज बीन मेंशन्ड बाय बाबर इन बाबरनामा? तो बाबरनामा में बाबर ने दो हिंदू किंगडम्स की बात करी थी। एक तो विजयनगर एम्पायर के राजा की बात करी थी उन्होंने, और दूसरा जो करी थी वो मेवाड़ के राजा की बात करी थी, ठीक है। तो मेवाड़ के राजा राणा संगा की बात करी थी बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में। और एक बात याद रखिएगा, बाबरनामा एकमात्र ऐसी किताब है जिसको बाबर ने खुद लिखा था, ठीक। तो मेवाड़ हिंदू किंगडम हैज बीन मेंशन्ड बाय बाबर इन हिज बाबरनामा। राणा संगा, मेवाड़ के राजा जो थे वो कौन थे? राणा संगा थे, जिनके साथ युद्ध भी लड़ा था बाबर ने। हेडेड इन हिंदू राजपूत कॉन्फिडरेसी, supported by a few Hindustani and Afghan Muslim rulers. He made overturn to Babur in the past, but no deal with was concluded. इस तरीके से है, बस पर याद रखना है, दो राजाओं की बात करी थी। एक कृष्णदेव राय की बात करी थी, ठीक है, कृष्णदेव राय, और दूसरी बात करी थी मेवाड़ के राजा राणा संगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम इन द मुगल पीरियड? मुगल पीरियड में पैसा कहां से आता था? टैक्स कलेक्ट करके। और टैक्स कहां से कलेक्ट करते थे? वो लैंड रेवेन्यू से। तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? मॉडर्न पीरियड पे आ गए हम। द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज। अब महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के बहुत महान राजा हुए। इनकी दो कैपिटल हुआ करती थी, एक अमृतसर, एक लाहौर। अमृतसर जो थी वो इनकी रिलीजियस कैपिटल थी, और लाहौर जो थी वो पॉलिटिकल कैपिटल थी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? लाहौर वाज द पॉलिटिकल कैपिटल, और इसी की बात हो रही है। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में थोड़ी बहुत बात याद रखना, क्योंकि पूछता भी है। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म जो हुआ वो 1780 में हुआ, 1780 में। मतलब जब इनका जन्म हुआ उस समय अंग्रेज पूरी तरीके से इंडिया में स्टेब्लिश कर चुके थे। कैसे पता? बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में हुआ था। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी आ चुका था, तो मतलब अच्छे खासे वो स्टेब्लिश हो चुके थे। और ये सुखर चकिया मिस्र से बिलोंग करते थे। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो इनके बारे में याद रखनी है। द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह को जो है लॉइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, पंजाब के शेर। इनका जो टॉम्ब है वो लोकेटेड है लाहौर, पाकिस्तान में। और इन्हें याद रखा जाता है पंजाब के यूनिफिकेशन के लिए। मिस्र में डिवाइडेड था पंजाब, उसको इन्होंने यूनिफाई किया और एक बहुत बड़ा स्टेट बनाया। और इन्हें कोहिनूर के लिए भी जाना जाता है पंजाब में, ठीक है। ये स्टोरी है बहुत, कभी विस्तार से पढ़ेंगे हिस्ट्री तब करेंगे। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अष्टप्रधान, 8 प्रधान जो हुआ करते थे, द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स हेल्प्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ स्टेट अफेयर्स टू। देखो, अष्ट प्रधान के बारे में वैसे यहाँ क्वेश्चन में ही स्पेसिफिक जैसे बोला है इन्होंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अष्ट प्रधान, 8 प्रधान जैसे होते हैं ना मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके दरबार में थे? तो शिवाजी के दरबार में थे 8 प्रधान। हालांकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अकबर के दरबार में थे या समुद्रगुप्त के, तो नवरत्न वगैरह थे, तो कंफ्यूज मत होजिएगा। शिवाजी के थे अष्टप्रधान, जिसमें सबसे ऊपर जो थे वो पेशवा, पेशवा बाजीराव, बहुत नाम सुना होगा। पेशवा सबसे टॉप पर हुआ करते थे। और पेशवा जो हुआ करते थे वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। तो एक राजा था, शिवाजी जो थे वो राजा थे, और उनके पेशवा जो हुआ करते थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कर्नाटका यहाँ पर लिखा है बेसिकली, पर ये कर्नाटका नहीं है, कार्नेटिक है। कार्नेटिक। कार्नेटिक वॉर किस किस के बीच में हुई थी?
तो ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में हुई थी कार्नेटिक वॉर, और यही वो लड़ाई थी जिसकी वजह से फ्रांस वालों को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था, या फिर इंडिया के एक समय एक जगह तक वो सीमित रह गए थे। और 1760 बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, ये आखिरी लड़ाई थी जिसमें फ्रांस पूरी तरीके से पराजित हो गए थे। ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में हुई थी कार्नेटिक वॉर। देखो एक बात है, मैं बार-बार आपसे क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन की थीम समझो। देखो कार्नेटिक वॉर पूछा है ना, आगे बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कार्नेटिक वॉर 1 कब हुई, 2 कब हुई, 3 कब हुई, ट्रीटी कौन-सी साइन हुई कार्नेटिक वॉर में, मतलब नोट्स आप बना रहे हो ना, वहाँ लिख लो, कार्नेटिक वॉर करना है तैयार। ये होता है फायदा पीवाईक्यू करने का, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ वेदास। तो वेदास के रिवाइवल के लिए किसने सबसे ज्यादा बात करी? तो दयानंद सरस्वती ने बहुत ज्यादा बात करी थी। इन्होंने बैक लेटेस्ट बैक टू वेदास का नारा भी जो दिया था, और इस साल जो मेंस का क्वेश्चन आया था, तो मैं पेपर लिख रहा था, तो वहां पर आर्य समाज ने किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को फ्लरिश किया उत्तर प्रदेश में, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहां थोड़ा बहुत जिक्र तो करना ही था वैदिक एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैच करने हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू टाइप क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहाउजी बहुत प्रसिद्ध आदमी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ सती, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ बंगाल, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन किया जिसने 1905 में, डिवीजन ऑफ बंगाल। लॉर्ड रिपन, जिसको खूब लोग लिटरली पूछते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये प्रोविजन ऑफ सती, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वाज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट सत्याग्रही। अब आपने इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में सुना होगा, 1940 में हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसमें सबसे पहले सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे, ठीक है। अच्छा, पहले विनोबा भावे थे तो दूसरे कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। तो 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को अपना पहला सत्याग्रही चुना, इसके लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट के लिए। के बाद जवाहरलाल नेहरू जो है सेकंड सत्याग्रही चुने गए। इट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस ऑफ इन्फ्रिंजेंट ऑफ राइट टू स्पीच। तो ऐसा था, अंग्रेजों ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर सेकंड में ढकेल दिया था, और इंडिया के सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर सेकंड में लेके चले गए थे अंग्रेज। तो यहाँ पर ये बोला था कि यार हमें, हम तो चाह ही नहीं रहे थे वर्ल्ड वॉर टू में कूदना, आपने हमें क्यों कुदाया, मतलब आप हमारी राइट टू स्पीच का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने 1940 में जो है शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई, कहाँ हुई? तो ढाका में हुई, ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। और डेट भी याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेट पूछता है, 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका, बांग्लादेश। लगभग 3000 डेलीगेट्स ने इस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका नाम क्या था? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ढाका बांग्लादेश में हुई, लगभग 3000 लोगों ने इसे अटेंड किया। कब हुई? 1906 में हुई, रट लीजिएगा। कुछ लोगों के नाम याद रखना, क्या है? द फर्स्ट ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट ऑफ द लीग वॉज सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसको आगा खान थर्ड भी कहा करते थे। ये पहले प्रेसिडेंट बने इस लीग के। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट, इनमें से कौन मॉडरेट नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गुरु थे महात्मा गांधी के। बाल गंगाधर तिलक वॉज नॉट द मॉडरेट, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट थे बाल गंगाधर तिलक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। अब इन्होंने 1907 में सूरत सूरत स्प्लिट जो हुआ, वो बाल गंगाधर तिलक उसमें मेन लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, बहुत लंबी कहानी है। पर लाल बाल पाल के बारे में आपने सुना भी होगा, इतना तो पढ़ रखा होगा। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल, इसके साथ साथ अरविंदो घोष, ये चार लोग थे जो मेन एक्सट्रीमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये हमारे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे, मतलब वैसे तो मुस्लिम तो फर्स्ट थे, पर जब कांग्रेस के सेशन हुए उसमें पहले प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर के जो प्रेसिडेंट बने, बदरुद्दीन तैयब जी बने 1887 में। इनसे पहले डब्ल्यू सी बैनर्जी जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, और दादा भाई नौरोजी ये सेकंड प्रेसिडेंट बने थे, उनके बाद बने कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है,
गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट ऑफ सत्याग्रह इन 1922। 1922 में सत्याग्रह का मूवमेंट वापस क्यों ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था यूपीपीसीएस एसीएफ का जो पेपर हुआ ना उसके मेंस में ये वाला क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है पर पीवाईक्यू करने का फायदा। डेट भी पूछी थी। डेट क्या है? 4 फरवरी 1922। ये कभी 4 भी मिलती है, कहीं-कहीं 5 भी मिलती है। बस 4 या 5 रट लेना। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गिव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? तो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था? पहला ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल या भगत सिंह। तो इसमें देखा जाए तो भगत सिंह ही बचता है आंसर, ये मोहम्मद इकबाल गलत है। वैसे जो दिया था वो दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। ये स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद का, और इसको पॉपुलर किसने किया था? तो भगत सिंह ने। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ही गलत दे दिए इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? तो महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ नेशन किसने डिस्क्राइब किया था? तो सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, या सुभाष चंद्र बोस? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार। तो ये कब किया था? 1944 सिंगापुर से उन्होंने ये ऐलान किया था रेडियो के थ्रू, महात्मा गांधी को क्या बोला था? फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन? तो इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी किसने दी थी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज? तो पता ही होगा आपको। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी दादा भाई नवरोजी ने, ठीक है। इनकी किताब थी एक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इन्होंने किताब पब्लिश कब करी थी? 1901 में। देखो मैं ये इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कराता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो इन्होंने किताब जो दी थी उसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और ये कब दी थी? 1901 में दी थी, और दादा भाई नवरोजी ने दी थी, जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी का जैसा ही सिद्धांत, इकोनॉमिक ड्रेन का जो सिद्धांत दिया था वो आरसी दत्त ने भी दिया था, ठीक है। और दादा भाई नवरोजी दोनों का नाम एक बार यूपीएससी ने भी पूछा था ये क्वेश्चन, 4 नाम दिए थे और पूछा था किस किसने जो है इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी दी थी। तो वहां आरसी दत्त ऑप्शन में हम लगा सकते थे तो लगा दिया था वहां पर। यहाँ उन्होंने केवल एक ही ऑप्शन हमको, हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था देने के लिए, तो इसलिए दादा भाई नवरोजी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इंडियन ज्योग्राफी। हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन? अक्साई चिन रीजन का पार्ट कौन सा रीजन है इसमें? आप जानते हैं अक्साई चिन वो वाला रीजन है जो चाइना के कंट्रोल में, इंडिया का पार्ट, जैसे ये इंडिया है और इंडिया का ये वाला पार्ट जो चाइना के कंट्रोल में है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्साई चिन बोलते हैं ये वाले पार्ट को। तो यहाँ पर क्या पड़ता है? यहाँ पर शिवालिक रेंज है, बिल्कुल नहीं हो सकती, नीचे की साइड है। लद्दाख प्लेट्यू है, हाँ लद्दाख प्लेट्यू यहाँ पड़ता है, पर लद्दाख प्लेट्यू। कश्मीर वैली भी नहीं पड़ सकती क्योंकि कश्मीर वैली यहाँ पर है। क्या बचता है? काराकोरम रेंज। तो यहाँ पे क्या पड़ता है? काराकोरम रेंज। तो हमारा आंसर हो जाएगा काराकोरम रेंज, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चकमास आर रेफ्यूजी फ्रॉम? तो चकमास कहाँ के रेफ्यूजी हैं? तो जहाँ के रोहिंग्याज रेफ्यूजी हैं वहीं के चकमास भी हैं। तो आंसर क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के रेफ्यूजी हैं चकमास। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, which of the following groups of state has a forest coverage of more than 75% of total geographical area? अब तो देखो डाटा डाटा बहुत बार चेंज होता रहता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे आता रहता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे एनुअल रिपोर्ट आती रहती है, उसके हिसाब से डेटा चेंज होता रहता है। ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से डेटा चेंज होता है। अब इस समय क्या डेटा है उसको ध्यान रखिएगा बस। और ये क्वेश्चन तो उस समय के हिसाब से है, तो हम इसको करेक्ट आंसर नहीं दे सकते। और आज का जो डेटा चल रहा है आज के हिसाब से आप मार्क करके रखिएगा कि कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो फॉरेस्ट एरिया देखो कौन कौन सा है। लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरी हालांकि स्टेट नहीं है, यहाँ पर 90% फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। मिजोरम एक पहला स्टेट, यहाँ पर कितना है? 85.4%। तो पहले नंबर पर कौन है? मिजोरम स्टेट्स में। दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार, यूटी हो गया फिर से। अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा फिर से स्टेट हो गया, तो दूसरा स्टेट हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? ये देखो मणिपुर जो है 75 है और मेघालय 76 है, और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा मेघालय, चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा मणिपुर।
तो इस तरीके से अब आप याद रखिएगा, बस ये याद रखना सबसे पहले नंबर पे मिजोरम है फॉरेस्ट के हिसाब से। अगर ये बोला जाए कि 75% फॉरेस्ट या उससे ज़्यादा किस किस के पास है, तो मिजोरम के पास है, अरुणाचल प्रदेश के पास है, मणिपुर के पास है, मेघालय के पास है, नागालैंड के पास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमसे प्रोजेक्ट पूछ रहा है और उनकी लोकेशन। जैसे भाखरा नंगल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो आपने सुना होगा भाखरा जो है ये डैम है, भाखरा और नांगल दो अलग अलग हैं। कहाँ पर है, ये जो है हिमाचल प्रदेश, भाखरा डैम जो है हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब के बॉर्डर पर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब के बॉर्डर पर। तो यहाँ से नदी कौन सी बहती है, उसी नदी पे होगा, तो भाखड़ा ऑन सतलज रिवर। हीराकुंड डैम उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सी रिवर है, तो महानदी। इडुक्की, अच्छा पहले नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर मैंने पहले क्यों पकड़ा, क्योंकि नागार्जुन सागर मुझे रटा हुआ है, कृष्णदेव से मैं याद रखता हूँ, कृष्ण जी शेषनाग के फन पे उन्होंने डांस किया था, तो नागार्जुन कृष्णदेव, कृष्णा रिवर। क्या बचता है, इडुक्की, तो इडुक्की क्या हो जाएगा हमारा, पेरियार। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। During the last 25 years, the development of tube-well irrigation has been most spectacular. अभी उस समय का क्वेश्चन है कि पिछले 25 साल में ट्यूबवेल होता है उसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किस रीजन में हुआ है। तो ये वाला जो है सरयू, जो सरयू रिवर है जो अयोध्या से बहती है, तो सरयू पार प्लेन मतलब सरयू रिवर के इधर वाला जो रीजन है, यहाँ पर ट्यूबवेल जो है इधर और इधर, मतलब सरयू पार तो वैसे इधर बोलते हैं, यहाँ ट्यूबवेल का डेवलपमेंट हुआ होगा उस समय। तो उस समय के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सरयू पार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इन इंडिया। भारत का, देखो लास्ट ईयर भी 1994 में ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, जिसमें बोला था कि आयरन और अलग अलग मिनरल्स दे दिए थे, और बोला था किन रॉक्स किस रॉक में मिलता है। तो वहां पे भी आंसर क्या, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक, और इसका भी आंसर क्या होगा, धारवाड़। तो ये रट लीजिएगा, कहीं अगर मिनरल पूछता है, ठीक है, कि मिनरल सबसे ज्यादा किस जगह मिलते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है उसका, धारवाड़ सिस्टम। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैच करनी है लिस्ट वन और लिस्ट टू। ब्राजील कैपिटल पूछे हैं, ब्राजील की कैपिटल, क्यूबा की, कीनिया की और जाम्बिया की। हवाना, ब्रासीलिया, लुसाका और नैरोबी। ब्राजील की कैपिटल बहुत बहुत कठिन है याद करना भाई, ब्राजील की याद नहीं होती, क्योंकि ब्राजील ब्राजीलिया। ठीक है, सिंपल, ब्राजील की क्या होगी, ब्रासीलिया। क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल क्या है हमारी, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। नैरोबी केन्या, केन्या नैरोबी, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं यहाँ पर। और जाम्बिया, जाम्बिया की लुसाका। ठीक, कैपिटल देखो, एक और थीम पता चली कि हमसे क्या पूछता है आयोग, हमसे पूछता है कि कैपिटल तैयार कर लो बेटा सारी कंट्रीज की। आयोग हमसे कहता है कि बेटा डैम याद कर लो सारी कंट्रीज के, मतलब इंडिया के सारे स्टेट्स में कौन कौन से डैम है जो फेमस हैं। आयोग हमसे क्या पूछ रहा है, अभी ऊपर हमसे आयोग ने क्या पूछा था कि रॉक्स, रॉक सिस्टम याद कर लो। तो भाई देखो थीम तुमको पता चलती रहेगी, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तुमको थीम बताएंगे और थीम से ही तुम पेपर क्वालिफाई के लिए जाओगे। हर बार जो लोग पेपर क्वालिफाई करते हैं उनका मेन कारण यही है कि ये थीम उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है और इसके इर्द गिर्द वो पढ़ते रहते हैं, उनका हर साल पेपर क्वालिफाई होता रहता है। हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन, अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा है, सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ पर है, तो लेक वैन है टर्की की, यहाँ सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। सीधे सीधे आप भी रट लो इसे। तो देखो एक बात, यहाँ लेक, यहाँ सैलिनिटी से आप क्या समझ सकते हैं कि सैलिनिटी पूछी है, इसका मतलब वो लेक पूछता है। लेक कहाँ की पूछता है, पूरे वर्ल्ड की लेक पूछता है, तो लेक पे ध्यान रखना है मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशन करंट, इनमें से कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, तो मतलब मेरे को ओशन करंट याद होने चाहिए सारे। तो ब्राजील करंट वार्म ओशन करंट है, गल्फ स्ट्रीम आपने पढ़ाई देखा ही होगा मैप में, मतलब आप जब देखो सिंपल से डालना गूगल पर ओशन करंट्स, वहां पर गल्फ स्ट्रीम दिखेगा जो है अटलांटिक ओशन में आपको दिखेगा बहते हुए। क्रोशियो करंट जापान के पास बहता है, ये भी वार्म करंट है। क्या बचता है, हम्बोल्ट करंट बचता है जो चिली के पास बहता है, हम्बोल्ट करंट। ठीक है, ये हमारा कोल्ड ओशन करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट शिप कैनाल, भाई ग्रेटेस्ट शिप कैनाल कौन सी है, स्विस कैनाल। खत्म, आगे बढ़ो। अच्छा ये यहाँ याद रखना, स्विस कैनाल पूछा है। अब स्विस कैनाल तो न्यूज में बहुत रहती है, तो हमको याद क्या रखना है यहाँ पे सबसे पहले तो, कि कैनाल कितनी बड़ी है, 164 किलोमीटर है जब इसे बनाया गया था। हालांकि अब ये कितनी बड़ी है, तो 193.3 किलोमीटर की है। ये लार्जेस्ट कैरियर कैनाल है वर्ल्ड की, और 1956 में इजिप्शियन गवर्नमेंट
ने नेशनलाइज कर दिया था इस कैनाल को, और इसे बनाया कब गया था? 1869 में इसको चालू कर दिया गया था। तो ये डेट याद रखना, 1869। ठीक है। इंडिया में 1869 में क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, सबसे ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ होती है? भाई जहाँ जमीन कम होगी, जहाँ पर थोड़ी सी जमीन है और उसमें पूरा यूज हमें पूरी करनी है, वो जगह पूरी यूज करनी है, तो वहाँ इंटेंसिव फार्मिंग होगी। तो ऐसी जगह कहाँ पे? तो जापान में है। जापान में इंटेंसिव फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चाइना, चाइना के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, बिल्कुल गलत है ये, यही सही नहीं है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कहाँ है भाई? इंडिया उससे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, चाइना जो है सोयाबीन का लीडिंग प्रोड्यूसर है, हालांकि आज के दौर में ये भी गलत है, चाइना नहीं है सोयाबीन का लीडिंग प्रोड्यूसर, ये भी गलत हो जाता है। ये बताइएगा मुझे कौन है? वैसे मैं बता ही देता हूँ, ब्राजील है। ठीक है, चाइना नहीं है। अगला, हुआंगो रिवर इज सोरो ऑफ चाइना, देखो यहाँ से आपको याद रखना है। तीसरा ऑप्शन, इस सोरो ऑफ चाइना कौन सी रिवर है? हुआंगो। और संघाई इज इट्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक सेंटर, ये दोनों चीजें सही हैं। ये दोनों ऑप्शन याद कर लो, आगे कभी भी पूछ सकता है योग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द इंडियन स्टेट हैविंग मोर फीमेल्स कंपेयर टू मेल्स, सेक्स रेशियो कहाँ ज्यादा है इंडिया में? केरला में सबसे ज्यादा है, तो आंसर केरला हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? तो क्या 10 तारीख को बनी थी? ना भाई, 9 तारीख। 9 कौन सा? 9 दिसंबर को बनी थी, 9 दिसंबर 1946। ये डेट आपको याद होगी, 9 दिसंबर 1946 में बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था इंडिया में, उसके तहत बनी थी। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे? तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर, मैं बताता चल रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा है, मतलब आपको क्या पढ़ना है पॉलिटी में, मतलब स्टार्टिंग में ये जो चैप्टर पढ़ जाता है पॉलिटी का, जहाँ हम हिस्ट्री पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में, सबसे पहला ही जो चैप्टर है, वहाँ हम कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन सी कमेटी पढ़नी है? हमें कमेटी सारी ध्यान से पढ़नी है, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी मेन है, वो बहुत ध्यान से पढ़नी है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कब बनी थी? तो 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेटअप किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। तो डेट क्या है? 29 अगस्त, 29 अगस्त, ये तारीख याद रख लेना। और 29 अगस्त कब? 1947, तो आजादी के बाद बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? असरसन असरसन रीजन है। असरसन क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ फेडरल सिस्टम, भारत का संविधान फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है। इट हैज क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि भारतीय संविधान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया है। तो क्या इसका क्या होगा? क्या असर्शन रीजन दोनों सही है? क्या एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, या एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, या कोई सही है कोई गलत है, क्या है? सोचो जरा, पढ़ो फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम, भारत का संविधान फेडरल सिस्टम के लिए, देखो डायरेक्टली तो नहीं बोलता किसी भी तरीके से, भारत का संविधान ये नहीं कहता सीधे सीधे कि हम मैं फेडरल हूँ। हम सीधे सीधे, हमारा संविधान क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो कहता है। हम क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। तो फेडरल सिस्टम की पहली बात तो कहीं बात करी नहीं है, पर फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम। हाँ, अलग अलग तरीके से जो है हमारा संविधान फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये ऑप्शन भी यही कह रहा है, ये ऑप्शन ये नहीं कह रहा कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है फेडरल सिस्टम के बारे में, नहीं, प्रोवाइड करता है। 7 शेड्यूल जो है सबसे बड़ा उस चीज का सबूत है। ठीक। फिर क्या कह रहा है? इट हैज क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, हाँ, सेंटर को फिर भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, फेडरल फीचर्स दिए हैं, पर बोला बोला भी तो जाता है इंडिया को, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विथ यूनिटरी बाइज्ड, मतलब यूनिटरी की तरफ ज्यादा टिल्ट है, मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर है। पर ये असर्सन की व्याख्या नहीं कर रहा कि भारतीय संविधान फेडरल सिस्टम है, क्योंकि क्योंकि ये दोनों तो, असर्सन रीजन तो एक दूसरे के खिलाफ ही हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर फेडरल सिस्टम है तो सेंटर के पास पावर ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, पर बाकी सारी बातें दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, फंडामेंटल ड्यूटी कब आई थी भाई? इमरजेंसी जब लगी थी ना, तो उसके बाद आई थी। कब आई थी? 1976 में इंदिरा गांधी लेके आई थी 42 में संविधान संशोधन के तहत।
क्या बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन को? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय, यूनियन टेरिटरीज को कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्न प्रेसिडेंट करता है। किसके थ्रू करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के थ्रू करता है। तो कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट। और किसके थ्रू करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के थ्रू करता है। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? हाउ मेनी टाइम्स एट लीस्ट द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर? तो भारतीय संविधान ये कहता है कि कम से कम 6 महीने के अंदर विद इन अ गैप ऑफ 6 मंथ भारतीय पार्लियामेंट को मिलना जरूरी है। तो 6 महीने का गैप बोला है मिनिमम, तो इसका मतलब 2 साल तो मिनिमम मिलना ही मिलना है, तो ट्वाइस हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्या बोला, कौन सा आर्टिकल में बोला है? आर्टिकल 85 हमसे कहता है, ये आर्टिकल याद रखिएगा। देखो यहाँ से थीम पता चली कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है अगर आगे बाद में पूछेगा। तो अंडर द आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है पार्लियामेंट की मीटिंग में। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स रेसिडुअरी पावर, अरे जो अवशिष्ट पावर, बची हुई पावर है, वो किसको दी है भारतीय संविधान ने? जो सबसे सुप्रीम है कौन है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास है वो पावर। किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बोथ यूनियन एंड स्टेट या नाइदर यूनियन और स्टेट। तो यूनियन गवर्नमेंट बोले तो पार्लियामेंट के पास है। बी स्पेसिफिक, यूनियन गवर्नमेंट ना बोल के पार्लियामेंट होना चाहिए था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर। अरे मिनिस्टर नहीं, अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो कितने महीने तक उसे रहना पड़ेगा? 6 महीने, 1 साल, 2 2 साल, 3 साल, तो 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है? विच ऑफ द स्टेट्स हैज लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा? ये तो भाई लोग ये उत्तर प्रदेश, जिस स्टेट में तुम रह रहे हो उसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है। 80 सीटें लोकसभा में, ठीक है, और 31 सीटें राज्यसभा में, और खुद 403 सीट है स्टेट में भी। तो क्या होगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है उसका संशोधन थोड़ा बहुत ही कर पाता है, पूरे तरीके से नहीं कर पाता। तो कौन करता है? क्या लॉ मिनिस्टर करता है, या सुप्रीम कोर्ट करता है, या फाइनेंस मिनिस्टर करता है, या फाइनेंस कमीशन? तो फाइनेंस कमीशन करती है, और पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत ही कर पाती है। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन को बनाने की पावर दी गई है। हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू 10th फाइनेंस कमीशन द शेयर ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो ये अब सवाल हमसे नहीं पूछेगा, अब का याद रखना। जो रिसेंट 16th फाइनेंस कमीशन बनी है, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो 16th फाइनेंस कमीशन बनी है इसने कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया है सेंटर और स्टेट के बीच में? बताइएगा मुझे रिसेंट कमेंट में। हालांकि 15th फाइनेंस कमीशन ने कितना किया था? 41% किया था। और मैं चलो बता देता हूँ आपको, इसने कोई बदलाव नहीं किया 16th वाले ने, इसने भी 41% ही रखा है। कोई मेहनत नहीं करी। 41 ही रहने दो, कोई बवाल नहीं चाहिए। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में इतना तो बता देना 16th फाइनेंस कमीशन के जो है फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो है चेयरमैन कौन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइजर कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, या अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हालांकि लीगल एडवाइजर अगर आता है क्वेश्चन में तो वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, या चीफ लगा दिया है तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो अटर्नी जनरल ही लगाना, चाहे लीगल एडवाइजर पूछा हो चाहे चीफ लीगल एडवाइजर पूछा हो, नहीं तो गलत हो जाएगा। और कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 76 के तहत। तो दो आर्टिकल बहुत बच्चे बच्चे को याद करने पड़ते हैं, एक तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल 76, और एक कैग का आर्टिकल 148। ठीक है, ये भी याद रखना 148। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? इकोनॉमी वाले सेक्शन में आ गए हम। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज, ये सवाल 2024 में यूपीएससी ने ही पूछा था कि भारतीय इकोनॉमी कैसी है? बैकवर्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, या अंडर डेवलप्ड है? तो हम डेवलपिंग है भाई, कुछ नहीं हुआ अभी। पर हमारा 2047 तक का हमने टारगेट रखा है, 2047 तक का, कि हमको क्या बनना है? डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ड्यूरिंग द 8th प्लान जीडीपी इज टारगेटेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ परसेंट पर एनम। अब 8th प्लान में जीडीपी का टारगेट क्या रखा था? तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उस समय जो बजट में रहा होगा वो पूछा गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया
इज एस्टिमेटेड बाय, मतलब भारत की जो नेशनल इनकम है उसे कौन एस्टिमेट करता है? तो इसे करता है एनएसओ। कौन करता है? एनएसओ से करता है। तो प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, सीएसओ, पहले जो था वो पहले सीएसओ प्लस एनएसएसओ था। इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया। तो एनएसओ करता है ये सारे काम, नेशनल इनकम वगैरह जो निकालने के, तो एनएसओ हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफेड इज कनेक्टेड विद, नाफेड किससे संबंधित है? एनिमल हस्बेंड्री से, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल से, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से, या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से। तो नाफेड जो संबंधित है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। ये नाफेड वाला क्वेश्चन शायद 2 या 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये रट लेना है, इसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित है। अच्छा, नाफेड की स्थापना पूछ रहा है अब। अभी रिसेंट क्वेश्चन एक आया भी था एक बार पेपर में किसी में, इसमें नाफेड की स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया था। तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसे रजिस्टर करा गया था। और ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर, इसका मेन उद्देश्य वही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, नाफेड का मेन उद्देश्य। अगला सवाल है कि recent tax reforms in India have been undertaken on the recommendation of committee headed by whom? तो मतलब उस समय करंट अफेयर का सवाल ये रहा होगा कि टैक्स रिफॉर्म हुई है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई है। तो ऐसा न्यूज में ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा सवाल अगर कभी कुछ फंस रहा है कि टैक्स रिफॉर्म हुई, कोई कमेटी बनाई गई, तो पूछता है आयोग। ठीक है, तो ये एम नरसिम्हन राव कमेटी है, और ये कमेटी बहुत बार आई भी है, यूपीएससी वगैरह ने पूछा भी है। ठीक है, एम नरसिम्हन। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो भाई, ये चेंज होता रहता है, सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से आ रहा है। कभी ये इनकम टैक्स हो जाता है, कभी ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है, जीएसटी बोले तो, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, कभी ये कॉर्पोरेट टैक्स हो जाता है। तो ये चेंज होता रहता है। आप मुझे बताइएगा कि इस साल के बजट में, 2026 का जो बजट अभी आया था, उसमें क्या बताया गया है कि कौन सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि हमें ये याद रखना है। मतलब जब हम बजट को पढ़ें तो हम इस चीज़ को याद रखें कि ऑर्डर के हिसाब से सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कहाँ से आ रहा है। यही फ़ायदा होता है पीवाईक्यू करने का। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंडियन रुपी हैज़ बीन मेड फुली कन्वर्टेबल। भारतीय रुपी जो है, इतना पैसा तुम इंडिया में डॉलर लेके आ रहे हो, उसको पूरा कन्वर्ट कर दो इंडियन रुपी में। ये ऐसा कब करा गया था? तो उस समय की करंट अफेयर रही होगी, हमें अब इससे कोई मतलब नहीं, बस मैंने कन्वर्टेबिलिटी के लिए बताया बस। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो अब हमारे काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी टू द बायर। मतलब अगर कोई टैक्स बढ़ा दिया जाए, उससे प्राइस डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होते, तो इनकम टैक्स है, सिंपल। अगर इनकम टैक्स बढ़े या घटे उससे प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो पड़ता है, डायरेक्टली नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन। अगर महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तो मैं इसका बताता हूँ। जैसे मान के चलो, ये आप बोरोअर हो, और ये कोई आदमी है, आपने इससे 100 रुपये उधार लिए थे, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये उधार लिए। जिस समय आपने इससे 100 रुपये उधार लिए, उस समय चीनी का जो प्राइस था वो 50 रुपये केजी था, 50 रुपये की 1 किलो चीनी, शुगर। अब आज के समय अगर हम देखें, तो आप इसको, इसके 100 रुपये वापस कर देंगे, ले भाई अपने 100 रुपये। पर आज जो चीनी का प्राइस है वो कितना है? 80 रुपये। तो इस आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ जिसने आपको उधार पैसा दिया था, क्योंकि 30 रुपये महंगी होगी चीनी, मतलब महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई के बढ़ने से किसको नुकसान हो रहा है? जो कर्ज दे रहा है। और जो कर्ज ले रहा है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो जो कर्ज लेता है ना बोरोवर, उसको फायदा होता है महंगाई के बढ़ने से। तो इसका आंसर क्या होगा? जो डेब्टर होता है, जो कर्ज लेता है, उसको फायदा होता है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द रीजन फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज, मतलब पीडीएस का जो राशन बांटा जाता है उसमें, उसके प्राइस बढ़ाए गए होंगे उस समय। अगर प्राइस बढ़ाए भी जाते हैं तो उसका कारण क्या रहता है प्राइस बढ़ाने का? क्या पहला ऑप्शन, अलाउ फार्मर्स टू रिसीव द रिम्यूनरेटिव प्राइस। अगर पीडीएस के प्राइस बढ़ने से फार्मर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएस के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो जिन लोगों को पैसा मिल रहा है
मतलब जिन लोगों को सामान मिल रहा है उनको नुकसान, मतलब उनको बस ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, फार्मर्स से कुछ नहीं है। टू कंट्रोल द कंजम्पशन ऑफ द फूड ग्रेन, नहीं, कंजम्पशन कंट्रोल करने के लिए तो नहीं हो रहा होगा। लेसन द बर्डन ऑफ सब्सिडी इन्वॉल्व इन द स्कीम, हाँ थोड़ा बहुत, पहले जो 1 रुपए में दे रहे थे अब अगर उसे 10 रुपए ही कर देंगे तो थोड़ा बहुत तो चलो बर्डन कम होगा इस वजह से, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लार्जेस्ट आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स, तो उस समय करंट अफेयर रहा होगा, पर फिर भी सबसे ज्यादा चीजें जो इम्पोर्ट करी जाती है इंडिया में उस समय भी और आज के समय भी अगर हम देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं वो, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज भी सबसे ज्यादा इम्पोर्ट होता है इंडिया में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, साइंस, ठीक है, बहुत पसंद आता है बहुत बच्चों को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने घटना चक्र में एक बार जब मैं पढ़ा रहा था, अभी घटना चक्र में साइंस जब मैंने कराई है, तो वहां बताया था मैंने, हाइग्रोमीटर बहुत रिपीट हुआ है, केवल पीसीएस ने नहीं, बहुत सारे आयोग पूछते हैं हाइग्रोमीटर के बारे में। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के काम में आता है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज फिल्ड इन अ बोतल एंड अलाउड टू फ्रीज, द बोतल ब्रेक्स बिकॉज, अरे वाटर को जब हम ठंडा करते हैं ना, तो जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो वो एक्सपेंड करता है। वाटर यूज टू एक्सपेंड व्हेन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर एक्सपेंड करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। भाई बोतल में पानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो बोतल फट जाएगी ना, तो यही मेन कारण है कि वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। खत्म, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं साइंस के, बहुत मस्त रहता है साइंस, आसानी से हो जाता है। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, हमारी आंख के ऊपर जो इमेज बनती है ना, वो कैसी बनती है? देखो भाई, जो रेटिना होता है ना, रेटिना के ऊपर जो इमेज बना रहा है ना, वो बना रहा है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा ज्यादातर इन्वर्टेड ही रहता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो बनती है उसके साथ साथ वो कैसी बनती है, छोटी भी बनती है, स्मॉल। हमारी जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर छोटी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड नहीं, इक्वल नहीं, छोटी। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट नहीं, इन्वर्टेड। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, हाँ यही सही है, छोटी बनती है और इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन फील्स अनप्लीजेंट ड्यू टू ह्यूमिडिटी, मतलब अजीब सा लगता है ना बरसात के मौसम में, गर्मी भी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी भी है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि हमारा पसीना नहीं निकल पाता, स्वेटिंग नहीं हो पाती है, और पसीना निकलता तो है पर वो इवेपोरेट नहीं कर पाता। देखो भाई, धूप पड़े, अच्छी बात है, धूप पड़ेगी तो पसीना आएगा, ठीक है। पसीना क्यों आता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, पर वो पसीना इवेपोरेट भी तो होना चाहिए, तभी तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। इवेपोरेशन ही नहीं हो पा रहा क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है। तो मोर स्वेटिंग, हाँ स्वेटिंग तो हो रही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस स्वेटिंग, स्वेटिंग कम नहीं, स्वेटिंग, धूप, धूप पड़ रही है तो पसीना आएगा, ठीक है। तो मोर स्वेटिंग, तो मोर स्वेटिंग होगी, ठीक है, पर वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा। स्वेट डज नॉट इवेपोरेट ड्यू टू ह्यूमिडिटी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन। अब प्रेशर कुकर आप लोगों ने देखा होगा, उसकी जो सीटी होती है ना, देखो इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं, ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी ने भी पूछा था, 2023 में पूछा था शायद, 2023 में ही, हाँ पूछा था ये वाला क्वेश्चन, कि मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर किस बात पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आता रहता है लौट फिर के, हो सकता है फिर से आपको इस साल देखने को मिल जाए। तो जो सीटी होती है ना, उसका वजन अगर ज्यादा रहेगा तो अंदर से जो प्रेशर है वो ज्यादा, मतलब स्टीम बनेगी, तब वो उठा पाएगा उस कुकर के ऊपर वाले को, सीटी को। इसके साथ साथ अगर उसके होल का साइज अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो ज्यादा स्टीम निकलेगी, ठीक है, तो प्रेशर अंदर कम बनेगा। समझ रहे हो ना लॉजिक? सोचो थोड़ा सा, अगर उस सीटी को आपने वजन बढ़ा दिया उसका, तो अंदर जो है प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा और गैस नहीं निकल पाएगी, और उसका होल का साइज भी अगर आपने और छोटा कर दिया तो गैस और कम निकल पाएगी। तो टेम्परेचर अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे अंदर गैस बनती चली जाएगी टेम्परेचर ज्यादा होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इनसाइड द प्रेशर कुकर डिपेंड करता है किस पर, एरिया ऑफ होल पर, ऑन द टॉप, एंड वेट केप्ट ऑन इट, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉल थ्रोन आउटसाइड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये घूम रही है, मैंने यहाँ पे बॉल छोड़ दी, बॉल भी इसके साथ घूमती रहेगी लगातार। क्यों भैया? न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर कोई चीज मोशन में तो मोशन में
रहेगी और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आसमान में सैटेलाइट में कौन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है? तो वो चीज़ उसके साथ ही घूमती रहती है कंटिन्यूअस। तो a ball thrown outside from an artificial satellite revolving around the earth will go on the sun, क्या सूरज के पास चली जाएगी बॉल? Go on the moon, चंद्रमा के पास जाएगी? Fall on the earth, अर्थ पे गिर पड़ेगी? या revolve around the earth in the same orbit with the same time period as satellite? तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, जो सोप बबल होता है ना, उसके अंदर प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा या कम? देखो लॉजिक लगाया करो। अगर सोप बबल के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया तो बबल फूल ही नहीं पाएगा। बाहर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसे पिच से दबा देगा। तो बबल फूल रहा है इसका मतलब ये है अंदर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। सिंपल, खत्म। तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि पावर ऑफ अ सन ग्लास, जो सन ग्लास होते हैं सूरज में, जो सन ग्लास जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लगा के रखते हैं एकदम काले काले सनग्लास, उनकी पावर क्या होती है? कुछ नहीं होती, जीरो होती है, जीरो डायोप्टर। और डायोप्टर जो होती है ना, डायोप्टर यूनिट होती है पावर की, ऐसा यूनिट। और सन ग्लासेस में कोई पावर नहीं होती, तो जीरो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिराज, मिराज जो दिखाई देता है रेगिस्तान वाले इलाकों में, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो मिराज होता क्या है? देखो पहले तो ये समझो। जैसे ये, वैसे आप लोग जानते होंगे, रिफ्रैक्शन है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है या डिस्पर्जन है या डिफ्रैक्शन है। तो टीआईआर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे कहीं यहाँ दूर कोई पानी और सब कुछ है और तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है? तो यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो यहाँ गिर रहा है और यहाँ गिरने के बाद फिर तुम्हारी आंखों में आ रहा है। तो हमारे जो ब्रेन है ना, उसकी गंदी आदत है, वो ये सोचता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, मतलब जो चीज मुझे दिख रही है वो एक वही है। ये हमारा ब्रेन सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि हो सकता है वो लाइट टकरा के आई हो कहीं से। नहीं, हमारा ब्रेन क्या सोचेगा कि ये चीज यही है, उसे पानी वहीं दिखाई देगा, पर वो एक्चुअल में पानी नहीं होगा, वो उसका क्या है? मिरर इमेज है या मिराज कहलाता है, जिसको हम मिराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल बिकॉज, लाल लाइट यूज करते हैं, जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, डेंजर का सिग्नल है, ध्यान से पढ़ना पीवाई का। तो ये हम रेड लाइट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये दूर तक ट्रेवल कर पाती है, ठीक है? इसीलिए हम रेड लाइट यूज करते हैं। मतलब ये फैलती नहीं है, स्कैटर नहीं करती, दूर तक जाती है। ऐसा है ना, जैसे तुमने गोली चलाई, वो गोली ऐसे फैली नहीं, वो सीधे चली गई दूर तक। तो वैसी रेड लाइट है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से स्कैटर नहीं करती। तो इन स्कैटर लीस्ट, ये बहुत कम स्कैटर करती है, इसीलिए हमको ये दूर तक जाती है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं फॉर डेंजर। अब आते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। गैस इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय, ये रटना पड़ेगा भाई, 3-4 बार आ चुका है। गैस इंजन की इन्वेंशन किसने करा? तो ये किया था डाइमलर ने। डाइमलर ने इस गैस इंजन का इन्वेंशन किया था। ऐसे रट लो इसे एज इट इज, यहाँ लिख लो रट मार किसी भी हाल में। अगला सवाल कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल सब्सटेंस, मतलब इनमें से कौन सा फंडामेंटल सब्सटेंस है? मतलब जो एक सिंपल सिंगल सब्सटेंस से मिलके बना हो, उसमें मतलब मिक्सचर ना हो, वैरायटी बहुत सारी ना मिली पड़ी हो, एक ही चीज से मिलके बना हो। तो सैंड नहीं, मिट्टी में तो बहुत कुछ वैरायटी होती है। मार्बल नहीं, मार्बल भी मिट्टी से बना है और उसमें वैरायटी बहुत सारी है। गन्ना, शुगर, शुगर तो भाई C6H12O6, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। डायमंड, ये केवल कार्बन कार्बन का मिलके बना है, तो डायमंड ही होगा फंडामेंटल। ठीक है? तो फंडामेंटल सब्सटेंस इज नॉट सैंड, ये गलत है। इसमें क्या होगा? डायमंड होगा। सही कर लेना इसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय whom, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो आपने ये वाली ट्रिक तो याद करी होगी, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, बचपन से याद कर रहे होगे। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। भाई न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी है, न्यूक्लियस मत समझ लेना इसको। न्यूक्लियस अगर आता है तो उसका आंसर भी रदरफोर्ड होता है। तो न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन में फर्क है। आप जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती हैं एटम के अंदर, ठीक? और न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के सेंटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद, जूलॉजी की स्टडी किससे डील करती है? तो जूलॉजी, जू फॉर जानवर,
जानवर में जू में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं ना। तो एनिमल्स की स्टडी। तो एनिमल्स कैसे, जिंदा और मरे हुए कैसे, चाहे जिंदा चाहिए चाहे मुर्दा चाहिए, मेरे को बस वो चाहिए। तो जूलॉजी। अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय, बैक्टीरिया को हम अपनी आंखों से देख लेते तो हम भाई कुछ भी कर सकते थे, तो उसे मार देते ऐसे, तो हमको बीमार करेगा। उसे हम किससे देख सकते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं बैक्टीरिया को। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया, देखा बैक्टीरिया से बहुत प्रेम है आयोग को, बैक्टीरिया जरूर पूछेगा। इस्ट करेक्ट। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो उस लाइन पर हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। हम तो चाहते हैं वो नॉन लिविंग लाइन पर हो, कोई बीमारी ना हो, पर वो लिविंग होते हैं। इसका अगर इन बॉर्डर पे अगर बोला जाए तो वायरस होता है, कमबख्त। लिविंग और नॉन लिविंग के उस स्टेज पर है, इंसानों के बाहर नॉन लिविंग है और इंसानों के अंदर लिविंग हो जाता है। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसान मतलब पेड़ और जानवर की बॉर्डर लाइन पर भी ऐसा नहीं है। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। देखो ये वाला कंफ्यूज कर सकता है आपको, बी ऑप्शन मत, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो दिमाग में आ सकता है कि यार बेसिक हो सकता है, पर नहीं, इसका नन ऑफ द अबव भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, मतलब कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है सारे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन सी। बेस्ट सोर्स क्या है उसका? एप्पल, मैंगो। हालांकि इनमें सब में कुछ ना कुछ एसिड तो होता ही है, पर बेस्ट सोर्स जो है वो है आंवला। और आंवला यूपी में कहाँ मिलता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इज फेमस फॉर आंवला। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन को चलाने के लिए कौन सा मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है? तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम, और पोटेशियम हमको किससे मिलता है? एप्पल से मिलता है भर भर के। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, पोटेशियम। तो पोटेशियम इज नेचुरली फाउंड इन प्रूनीज, एप्रिकॉट, स्वीट पोटैटो, लीमा बीन्स और एप्पल। ठीक है, इनमें हमको पोटेशियम मिलता है, तो ये हार्ट बीट के लिए बहुत सही होता है। अगला क्वेश्चन है द वैक्सीन ऑफ पोलियो वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी? जॉन साल। कैसे रट लो, जैसे एकदम पोलियो, जैसे कोई तुमसे बोले पोलियो, तुम्हारा आंसर आना चाहिए जॉन साल्क। ठीक है, खत्म, ऐसे ही रट जाए एकदम फट से। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नेम द मिसाइल टेस्टेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट एंड डिफेंस पर्सनल ऑन 27/1/96 इन चंदीपुर। तो यार ये करंट अफेयर का सवाल है, तो इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे काट दो और आगे बढ़ो। फिर से अगला क्वेश्चन, नेम द मिसाइल बोट कंस्ट्रक्टेड फॉर इंडियन नेवी विच आर सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 1995। ये भी करंट अफेयर का सवाल, ऐसे करो ऐसे काट दो, अभी हमारे काम का नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला सवाल, हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेल्ड इमेज ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार, नेम द स्टार। तो उस समय का सवाल है ये भी करंट अफेयर का, कि वो कौन सा स्टार था जिसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने? तो इट वाज विर्गो, विर्गो था, विर्गो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये करंट अफेयर का सेक्शन है, ये तो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है अभी, मतलब बस हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप मोबाइल में सर्च करिएगा कि 1995 का पेपर कब हुआ था, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि इस महीने में हुआ था कंडक्ट। तो वहाँ आप समझ पाएँगे कि कितने महीने की करंट अफेयर पूछता है। आप देखना, मैंने बहुत सारे पेपर्स में ये डिटेल एनालिसिस किया है कि भाई वो लास्ट 5 महीने के ही करंट अफेयर में चाहता है कि आप मास्टरी करें। डेढ़ 2 साल के करंट अफेयर में मास्टरी ना करें। किस्मत खराब हुई तभी ऐसा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है? तो करंट अफेयर सेक्शन हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट सेक्शन पर अपने पर। इसमें जो है नेक्स्ट पार्ट हमारा, जैसे करंट अफेयर में कहीं ये कुछ एक स्पोर्ट का पार्ट दे दिया है, कोई स्पोर्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया होगा। वर्ड आयरन इज एसोसिएटेड विद विच गेम, तो आयरन शब्द जो है किस गेम से संबंधित है? गोल्फ में यूज होता है ये वर्ड आयरन। ठीक है, तो हर गेम का कुछ ना कुछ शब्द होता है, अब आपको याद रटा नहीं जा सकता वो, तो इत्तेफाक से अगर आपको आ गया तो आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, सिंपल। अगला सवाल है वर्ल्ड कप 1996 क्रिकेट टूर्नामेंट वाज इनॉग्रेटेड ऑन इतने पर कहाँ हुआ था? तो हमारे काम का नहीं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे काटो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद विच गेम इज रोवर्स कप एसोसिएटेड? भाई ये रट लो यार, क्योंकि रोवर्स कप 5-6 बार पूछ पूछ चुका है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? अरे रोवर रोव कर रही है, घूम रहा है, क्या घूमती है? फुटबॉल घूमती है, उसे घुमा घुमा के तो खेलते हैं।
बस ऐसे याद रखना। लास्ट 2 क्वेश्चन है। द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ नव्य न्याय। नव्य न्याय फिलॉसफी के फाउंडर कौन थे? ये थे गणेश। गणेश जो थे ये फाउंडर थे नव्य न्याय फिलॉसफी के। इसको हम नियोलॉजिकल फिलॉसफी भी बोलते हैं। गणेश थे। अगला क्वेश्चन है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नोन एज बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रोटिज्म। ये अलग 2 सवाल पूछे थोड़े से हटके। बंगाली पेट्रोटिज्म की बाइबल किस किताब को कहा जाता है? तो आनंद मठ को कहा जाता है। और आनंद मठ तो भाई रट लो, आनंद मठ बहुत अच्छी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आनंद मठ। ठीक है, तो आनंद मठ ये लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में। इसको हम बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रोटिज्म भी बोलते हैं। गीतांजलि एंड गोरा वर रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ दिख रही है ना गीतांजलि और गोरा। देवदास इज अ बंगाली नोवेल जिसे लिखा था शरत चंद्र चटर्जी। सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, सारे नाम इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने लिखा था। ठीक है, और इसी तरीके से हम करते रहेंगे आगे। 1996 का पेपर करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।